नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चंगदार आपका फिर से स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को, भारत में यूरोपियों का आगमन। इस वीडियो से पहले हम दो और वीडियो बना चुके हैं जिनमें कि हम भारत में पुर्तगालियों के आगमन और भारत में डचों के आगमन के संबंध में दो सेपरेट वीडियो बनाकर आपको समझा चुके हैं कि किस तरीके से भारत में यूरोपीय में पुर्तगाली आए और फिर उनके बाद डच आए। तीसरे नंबर पर जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं उनमें अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ, तो किस तरीके से अंग्रेज आए और भारत में उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की, किस तरीके से उन्होंने भारत से अपना व्यापार प्रारंभ किया। इस श्रृंखला में ये हमारी तीसरी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँचे और आप उसे देखें। ठीक है, अगर वीडियो यूज़फुल रहे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटने से घटता नहीं है। और आप अगर अपने आप में कैपेबल हैं, आपकी अगर ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये ना सोचें कि मैं अपने दोस्तों को शेयर नहीं करूं और जो अपना ज्ञान है वो सिर्फ अपने पास ही रखूं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसमें कमी नहीं आती। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का किस तरीके से आगमन रहा। इस चीज़ को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट है, हम इसमें जो कवर करेंगे वो ये देखेंगे कि भारत की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थीं, भारत में क्या क्या कंडीशन चल रही थी जिस समय कि अंग्रेज आए थे। और दूसरा हम देखेंगे कि यूरोप में किस तरीके से एक कंपनी का गठन हुआ। तो अब हम चलते हैं कि भारत की कंडीशन देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। देखिए, भारत में इस समय अकबर द ग्रेट का शासन है और दिल्ली जो सल्तनत है वहाँ पर अकबर का शासन चल रहा है। यहाँ पर अरब सागर में पुर्तगालियों का आगमन पहले ही हो चुका है, लगभग 16वीं शती के प्रारंभ में ही पुर्तगाली इसमें आ चुके थे। और यहाँ इन पर पूरा जो अरब सागर है और हिंद महासागर है, यहाँ पर वो पूरा ही अपना कैप्चर कर चुके हैं। और यहाँ पर कॉर्टेज जो आर्मेडा सिस्टम जो था वो इन दोनों जगहों पर लागू था। कॉर्टेज आर्मेडा सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको हिंद महासागर में एक्सेस लेना है तो आपको जो पुर्तगाली गवर्नर था उसे एक परमिट लेना होता था और उसी परमिट के आधार पर आप हिंद महासागर में एक्सेस लेते थे। इवन भारत के जो सम्राट उस समय मुगल बादशाह रहे अकबर को भी अगर हिंद महासागर में एक्सेस लेना है तो पुर्तगालियों से उन्हें कॉर्टेज आर्मेडा की परमिशन लेनी होती थी। इसके अलावा ये जो आपका मालाबार तट है, यहाँ पर पुर्तगालियों का बहुत अच्छा डोमिनेंस रहा था। उसके बाद कोरोमंडल तट की तरफ डच भी आ गए थे, लेकिन अभी उनका इंडिया में इतना इंटरफेयर दिखाई नहीं दे रहा था। अभी उनका जो इंटरफेयर था वो इंडोनेशिया की तरफ था। उधर अब हम बात करेंगे, ये तो रहा इंडिया सिनारियो कि यहाँ पर अकबर हैं और अकबर को भी अगर अपनी नेवल फोर्स को अरेबियन सी और हिंद महासागर में एक्सेस लेना है तो कॉर्टेज आर्मेडा के तहत उन्हें परमिशन लेनी होगी। अब बात करेंगे हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में कि यूरोप में क्या हो रहा था। तो उस समय यूरोप में भी सेम वही कंडीशन हो रही थी जैसा कि हमने डच की कंडीशन देखी थी और पुर्तगीज़ की कंडीशन देखी थी। यूरोप में भारत के जो पूर्वी देश थे उनसे होने वाले मसालों के व्यापार की चर्चाएं हर तरफ थी और हर कोई ये चाह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। चूँकि ब्रिटेन कभी गुलाम नहीं रहा तो वो साधन संपन्न देश था, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ। और जैसा कि अन्य यूरोपीय देश, पहले इटली मुनाफा कमा रही थी, उसके बाद पुर्तगाल, स्पेन और फिर जो डच जिस तरीके से मुनाफा कमाने निकले थे, तो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के मन में भी भारत से व्यापार करने की लालसा जागृत की। और इसी क्रम में यूनाइटेड किंगडम भी अछूता नहीं रहा और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जारी कर दिया जाता है। ये चार्टर एक्ट प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन सन 1609 ईस्वी में इस अधिकार पत्र में संशोधन कर दिया और जो कंपनी गठित की गई थी उसे अनिश्चित काल के लिए एक्सेस दिया गया। अब आइए जानते हैं कि जो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में जो कंपनी गठित हुई उसका नाम क्या था, ठीक है, कितने उसमें मेंबर थे। तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी का गठन क्या है। तो जो कंपनी गठित की गई थी उसका नाम था द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। उस कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर
एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हो, वो नाम काफ़ी ज़्यादा बाद में 1833 का जो एक एक्ट आया था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है, लेकिन जो गठन किया गया था 31 दिसंबर 2016 को कि पूर्वी देशों से आप जाइए, महाराणा एलिजाबेथ ने जो चार्टर जारी किया कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए, तो उस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दूसरा था कि इसमें सदस्य देश कितने थे, तो इस टीम में सदस्य देश थे 217। अब देखेंगे कंपनी का गठन। तो कंपनी का गठन क्या होता था कि 14 सदस्यों का एक समूह निर्धारित किया गया था जो इस कंपनी को नियंत्रण करेगा, और उनका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयरधारक की एक आम सभा द्वारा। शेयरधारक कौन से थे? ये 217 लोग। इनकी जो जनरल असेंबली थी वो इन 24 लोगों का चुनाव करेगी। कंपनी का फोकस था प्रारंभ में मसालों के व्यापार पर। देखिए, इन चीज़ों को आप याद रखने के लिए एक सिंपल IPL का जैसा ऑप्शन होता है उसी के आधार पर आप याद रख सकते हैं कि जैसे कोई IPL टीम है, उसमें क्या है कि आपको हर साल 24 प्लेयर कंटिन्यू करने हैं, और उनका चुनाव कौन करेंगे? जो 217 मेंबर थे वो इस 24 सदस्यीय IPL टीम का गठन करेंगे, और किस तरीके से ये टीम खेलेगी ये इसका निर्धारण करेंगे। इनका फोकस क्या था? IPL ट्रॉफी, और इनका फोकस था स्टार्टिंग में मसालों का व्यापार। ठीक है, ये तो रहा कंपनी का गठन। अब बात करेंगे कि उस समय जब कंपनी गठित हुई थी उस समय भारत में इनकी जो अंग्रेज आए वो सबसे पहले कहाँ पहुँचे। देखिए, इस समय जब कंपनी का गठन हुआ तो अंग्रेज़ों ने पहले सीधे पहुँचे, ये यूरोप में क्या हुआ था जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय देखिए, यूरोप में 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की डेथ हो गई, और 1603 ईस्वी में आए थे जेम्स प्रथम यूरोप के राजा हुआ थे, और वहीं इधर भी 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो गई। ठीक है, तो जेम्स फर्स्ट ने एक लेटर लिखा था किसके लिए? अकबर के लिए, कि भाई हम आपसे क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। और वो लेटर अकबर के नाम था, लेकिन 1605 ईस्वी में जब अकबर की डेथ हुई, जब वो लेटर दरबार में पहुंचा तो उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर थे। जेम्स प्रथम ने अपना दूत भेजा, उनका नाम था हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस जो थे वो दूत थे, और कहाँ पहुँचे? जहांगीर के दरबार में पहुँचे। उन्होंने लेटर दिखाया, बोले साहब ये रहा लेटर, और हमारे जो राजा साहब हैं जेम्स प्रथम, वो आपकी कंट्री के साथ व्यापार करना चाहते हैं। जो हॉकिंस था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हॉकिंस किस जहाज़ के माध्यम से भारत पहुंचा, तो उसका नाम था हेक्टर। ठीक है, तो हेक्टर जहाज़ पे पहुंच के हॉकिंस पहुंच जाते हैं जहांगीर के दरबार में, और कहते हैं कि दुहाई हो महाराज, हम आपके यहाँ क्या है कि हमारे जो राजा साहब हैं वो आपकी कंट्री से व्यापार करना चाहते हैं। तो 1605 ईस्वी में जब हॉकिंस यहाँ पहुँचा तो जहांगीर ने उनसे डायरेक्ट व्यापारिक संबंध तो स्थापित नहीं किए, पर कुछ जगह उन्हें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी थी। दूसरा क्या हुआ कि जो हॉकिंस था ये कई भाषाओं का ज्ञाता था। इसे टर्की आती थी, इससे फारसी आती थी, इसे अंग्रेजी आती थी। तो जहांगीर ने कहा कि ऐसा भी हॉकिंस साहब, आप यहाँ आए हो और जगह जगह अपनी फैक्ट्री वगैरह, आप कोठी वगैरह बनाना चाह रहे हो, चलो आप बना लो कुछ जगह। ठीक है, कुछ जगह आप अपनी फैक्ट्री कोठी इस्टेब्लिश कर लो, लेकिन क्या है कि आप हमारे दरबार में रहिए, आप बहुत भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो जहांगीर ने क्या किया कि उसे 400 मनसब पे अपने दरबार में रख लिया। ठीक है, 400 मनसब। अब मनसब क्या होता है, मनसब के बारे में जान लो। देखिए, मनसब होता है एक तरीके की दो सेवाओं का एक्सचेंज। अगर मान लीजिए यहाँ पर हैं हॉकिंस, ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल के, ये रहे हॉकिंस और ये रहे जहांगीर। अगर हॉकिंस को जहांगीर ने 400 मनसब दिए हैं, इसके एक्सचेंज में हॉकिंस को भी जहांगीर को कुछ अपनी सेवाएं देनी होंगी। अब ये 400 मनसब, क्या मान लीजिए 400 गाँव का मनसब दे दिया, तो 400 गाँव का मनसब का ये होगा कि 400 गाँव से जो टैक्स कलेक्ट होगा वो किसे दिया जाएगा? हॉकिंस को दिया जाएगा। और हॉकिंस बदले में क्या देंगे? हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में रख लिया और उनसे कहा कि आप जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं वो सुविधा आप हमें देंगे। आप जो भी हमारे दरबार में कोई व्यापारी, कोई पुर्तगाली, कोई तुर्की, कोई फारसी आएगा और जो हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी उसका काम आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हॉकिंस का काम। ठीक है, तो हॉकिंस ने इतना ही किया और कुछ जगह फैक्ट्री लगाने की इन्होंने परमिशन मांग ली। स्टार्टिंग में 1608 में इन्होंने परमिशन ले ली थी, परंतु क्या होता है, एक षड्यंत्र के कारण, एक षड्यंत्र करते हैं पुर्तगाली।
ठीक है। और वो जहांगीर पर इतना दबाव बना देते हैं कि 1608 में जो फैक्ट्री लगाने की परमिशन उन्होंने हॉकिंस को दी, वो परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। वो परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। इसके बाद जो अंग्रेज होते हैं उन्हें सूरत में अपना कपड़ा कारखाना लगाने की परमिशन नहीं मिलती, और उनके जो कुछ लोग होते हैं वो कहाँ, मद्रास की तरफ चले जाते हैं और थोड़े बहुत दिन यहीं पर साइलेंट मोड में वो निवास कर रहे होते हैं। अब 1608 के बाद क्या होता है, देखिए 1608 के बाद एक घटना घटती है, एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। उस स्वाली के युद्ध में बहुत ही शानदार तरीके से ये सब जो मैंने आपको बताया है, ये सब मैंने जो आपको अभी समझा दिया है स्लाइड में, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वाली के युद्ध की। देखिए स्वाली का युद्ध क्या है। स्वाली का युद्ध एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होता है अंग्रेजों के लिए, और ऐसे ही हम कई टर्निंग पॉइंट्स देखेंगे जिससे अंग्रेज भारत में इस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। पहली घटना थी कि जेम्स प्रथम ने भेजा हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने वहाँ परमिशन स्टार्टिंग में सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की दी, ठीक है, लेकिन बाद में वो परमिशन पुर्तगालियों के दबाव में डिनाई कर दी गई। अब बात करते हैं स्वाली का युद्ध। 1611 ईस्वी में एक स्वाली का बैटल लड़ा जाता है इंग्लिश और पुर्तगालियों के मध्य, ठीक है, एक बैटल होता है इंग्लिश और पुर्तगालियों के मध्य। इसमें जो इंग्लिश टीम का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो कैप्टन का नाम है कैप्टन मिडलेटन, और ये कैप्टन मिडलेटन अंग्रेजी सेना के नौसेना का इतना शानदार तरीके से नेतृत्व करते हैं कि वहाँ पर ये पुर्तगाली शक्तियों को पराजित कर देते हैं। और ये जो पराजय है उसे जहांगीर को बहुत इंप्रेस किया। क्यों? क्योंकि मुगल जो नेवी थी वो उतनी स्ट्रांग नेवी नहीं थी, और पुर्तगालियों ने क्या कर रखा था, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टेज आर्मेडा सिस्टम लागू कर रखा था। इवन भारत का जो बादशाह हुआ करता था, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके शिप्स के लिए भी वहाँ पर क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ रहा था। तो जब यहाँ पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तो कहीं ना कहीं जहांगीर इंप्रेस हुआ, उन्हें लगा कि हाँ भाई एक नौसैनिक शक्ति ऐसी है जो इन पुर्तगालियों को टक्कर दे सकती है। तो अंदर ही अंदर पुर्तगाली उनके मित्र नहीं थे जहांगीर के, लेकिन फिर भी क्या है, जब वो व्यापार कर रहे तो मजबूरी थी, और मजबूरी में क्या करा कि उन्होंने पुर्तगालियों को शरण दे रखी थी। लेकिन जब इन्होंने यहाँ से टक्कर मिली अंग्रेज़ों से, तो उसके बाद उन्हें लगा कि भाई ये बहुत डेवलप शक्ति हैं और हमारी मदद करेंगे। तो इसके बाद 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पुनः सूरत में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक संधि करने में तो असफल रहा, परंतु उसने अहमदाबाद, भड़ौच और सूरत, आगरा आदि में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब देखते हैं हम थोड़ा टॉमस रो के बारे में। कैप्टन हॉकिंस के बाद टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उसने भी अपने कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया। अब वो कूटनीतिक कौशल क्या था, देखिए, इंग्लिश थे और पुर्तगाली थे। इंग्लिश पुर्तगालियों को वाइट वॉश कर देते थे, धो डालते थे, और जो मुग़ल बादशाह थे वो खुश हो जाते थे। मुग़ल बादशाह इस चीज़ से खुश हो जाते थे कि अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इस कूटनीति का इस्तेमाल टॉमस रो ने भी किया, और 1620 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुर्तगाली नौसेना को लगभग जो अरब सागर वाले एरिया हैं यहाँ पर अच्छी तरह धो डाला और उनकी कमर तोड़ दी। अब क्या होता है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की इस दमनकारी नीति ने भी जहांगीर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो जहांगीर इस तरीके से पुर्तगालियों से खुश हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो पूर्वी कोस्ट थे, मद्रास वगैरह, मुंबई वगैरह, सूरत वगैरह, यहाँ पर अपना अच्छा खासा डोमिनेंस कर लिया था। इसके बाद आता है 1632 ईस्वी। अभी यहाँ ये उतने ज़्यादा सेटल नहीं हुए हैं, यहाँ पर एक और घटना घटेगी जहाँ से ये और ज़्यादा बड़े सेटलमेंट हासिल करेंगे, लेकिन अब यहाँ फिर भी ये कंफर्टेबल स्थिति में इनकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है यहाँ से। अब क्या होता है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक होते हैं, उनकी तरफ से अंग्रेज़ों को एक बहुत ही शानदार ऑफर आता है। बोले भाई आप वहाँ ही व्यापार कर रहे हो, यहाँ भी आओ, यहाँ भी कुछ व्यापार करो। मैं आपको गोलकुंडा दिखाना चाहूँगा। ये जो मैप में आप देख रहे हैं, ये वाली लोकेशन गोलकुंडा है, कहीं ना कहीं मद्रास के आसपास। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अंग्रेज़ों को एक ऑफ़र देते हैं कि आप आइए और 500 पैगोडा हमें पे करिए। पैगोडा क्या है, आप मेरी डच वाली वीडियो में देख चुके होंगे। अगर वहाँ नहीं देखा है तो आप वहाँ जाइए और वहाँ ये वीडियो देखिए, डच और जो पुर्तगाली वाली वीडियो है। तो वहाँ जो गोलकुंडा के शासक हैं वो कहते हैं अंग्रेज़ों से कि भाई आप हमारे यहाँ आइए और व्यापार करिए, 500 पैगोडा हमें दीजिए, और पूरे गोलकुंडा जो आपका जो कोर्स दिख रहा है, खूब यहाँ से अपने जो भी चाहें टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं।
तो अंग्रेजों को लगा यार बहुत बढ़िया यार, मात्र 500 पैगोडा पे करने हैं हमें और पूरे गोलकुंडा में टैक्स फ्री व्यापार। तो तुरंत ही अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलकुंडा की तरफ अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। उसके बाद एक घटना और घटी। अब जब दिन बढ़िया होते हैं तो घटनाएं बढ़िया ही घटती हैं। 1639 ईस्वी में विजयनगर के राजा के प्रतिनिधित्व में एक राजा हुआ करते थे चंद्रगिरी, जिनका डोमिनेंस यहाँ मद्रास पर भी था। मैप में आप ये यहाँ पर देखिए गोलकुंडा के आसपास ये जो रीजन है ये गोलकुंडा है, यहाँ तो अंग्रेज 1632 में आ ही गए हैं। उसके अलावा अब ये रहा मद्रास। मद्रास में भी इन्हें एक सुनहरा ऑफर आता है। मद्रास से इन्हें क्या सुनहरा ऑफर आता है? 1639 ईस्वी में मद्रास के शासक इनसे कहते हैं कि आप आइए हमारे मद्रास में और क्या करिए कि जो आधा आपका सीमा शुल्क है, ठीक है, जितना आप यहाँ से अर्निंग करेंगे उसका आधा सीमा शुल्क मुझे दीजिए। बदले में आप चाहें तो अपने किलेबंदी कर सकते हैं अपने किलों की, और क्या कर सकते हैं, अपने सिक्केदारी कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा वाह भाई वाह, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। अंग्रेज अभी यहाँ गोलकुंडा ही पहुँचे थे, अब वो मद्रास की तरफ यहाँ उन्होंने डोमिनेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन गोलकुंडा के शासक से तुमने जो गलती करी वो तो करी, लेकिन यहाँ पर ये जो शासक थे आपके मद्रास वाले राजा चंद्रगिरी, ये कुछ ज़्यादा बड़ी गलती कर बैठे। 1639 में इन्होंने ऑफर दिया, 1640 में अंग्रेजों की ठनकी और इन्होंने कहा बोले क्या यार राजा तुम फालतू में आधा ले रहे हो कि टैक्स और सीमा शुल्क, तुम्हारे बस की बात तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ हम ही कमा रहे हैं, चलो हटो यहाँ से। और उन्होंने क्या किया कि 1640 में जो राजा चंद्रगिरी से उनसे मद्रास पूरा छीन लिया और खुद यहाँ पर मद्रास पर कब्जा कर बैठे। और यहाँ पर उन्होंने एक किला बनाया, किला सेंट जॉर्ज नाम से। सही है, इस किले का नाम है सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज नाम से यहाँ पर मद्रास में अपना किला स्थापित किया और यहाँ पर कंप्लीटली डोमिनेंस कर लिया। देखिए, अगर जब आप अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो ये मैप देख रहे हैं, यहाँ 3 चीज़ें आपको बहुत फोकस करने वाली हैं। पहले वो यहाँ मद्रास पर कैप्चर करेंगे, फिर वो यहाँ मुंबई पर कैप्चर करेंगे और फिर थर्ड उन्होंने कलकत्ता कैप्चर किया। और इस तरीके से उन्होंने एक ट्रायंगल क्रिएट किया और इसी ट्रायंगल में लगभग सारे सत्ताएं जो औरंगजेब के बाद आई वो फंसकर समाप्त हो गई। तो पहली प्रेसिडेंसी उन्होंने यहाँ पर मद्रास राजा चंद्रगिरी जो थे उन्हें पराजित करके हासिल कर ली थी। अब बारी थी मुंबई की। अब मुंबई की तरफ चलने से पहले देखिए 1652-54 तक जो पुर्तगाली और डच थे, इनमें दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब चूंकि डच इंग्लिश के भी दुश्मन थे, इंग्लिश भी डच के खिलाफ था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ, तो पुर्तगाली और इंग्लिश करीब आने लगे। एक समय जहाँ पुर्तगाली और इंग्लिश एक दूसरे के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, वहाँ डच भी अपना व्यापार कर रहे थे। 1661-1602 में तो वो भी निकल आए थे इंडोनेशिया की तरफ। धीरे धीरे वो भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश कर रहे। अंग्रेज भी अपने आप को इस्टेब्लिश होना चाह रहे। डच जो है वो पुर्तगालियों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसी कंडीशन में पुर्तगालियों को अंग्रेजों का साथ मिल गया, पुर्तगाली अंग्रेज के समीप आए। और 1661 में तो यूरोप में एक ऐसी घटना हुई जिसने इन सभी चीज़ों में इम्प्रेस कर दिया। वो घटना क्या घटी? पुर्तगाल की राजकुमारी हुआ करती थी कैथरीन और उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों के मध्य एक विवाह संबंध हो गया। भाई दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली, पुर्तगाल और ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने। और दहेज में उन्हें क्या मिल गया? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल गया बम्बई। मुंबई यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उस समय हुआ करता था बम्बई। तो दहेज में कैथरीन ने के परिवार ने सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दे दिया बम्बई। और बम्बई जो था वो पहले पुर्तगालियों के अधीन था, अब किसे मिल गया? अंग्रेजों को। और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में यह बम्बई ही 10 पाउंड प्रति वार्षिक के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने उस बम्बई को भी, मुंबई जिसे बोलते हैं आज के टाइम में, उसको भी अपनी एक सेकंड प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलप कर लिया। उस समय मुंबई उतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था, पर एक अंग्रेज प्रशासक हुआ सर गेराल्ड अयंगर। सर गेराल्ड अयंगर ने वहाँ पर पोर्ट्स वगैरह इस्टेब्लिश करे और इस तरीके से जो बम्बई है वो आज एक डेवलप्ड फॉर्म में, जो मुंबई के रूप में जानी जाती है, वो तब से डेवलप होना शुरू हुई और वास्तविक संस्थापक उसके सर गेराल्ड अयंगर को माना जाता है। तो दहेज में इस तरीके से उन्हें मुंबई प्राप्त हो गई और मद्रास को उन्होंने 1640 में राजा चंद्रगिरी से खुद ही छीन लिया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने दोनों जगह अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित कर ली, पहली मद्रास में और दूसरी स्थापित कर चुके हैं कहाँ पर? मुंबई में। अब उनके कदम बढ़ेंगे पूरब की तरफ।
लेकिन पूरब की तरफ जब वो कदम बढ़ाते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं, देखिए जब मैं सभी काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कोई मिस्टेक मुझसे जाने अनजाने में हो जाए। वही गलती 1680 ईस्वी 86 ईस्वी के आसपास वही गलती अंग्रेजों से हुई। क्या होता है कि भारत में तख्ता पलट होता है और अंग्रेजों जो जिस समय आए थे उस समय तो अकबर का था, लेकिन फिर उसके बाद जहांगीर और फिर औरंगजेब का शासन आ जाता है 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में जहांगीर आ गया है। अब जहांगीर बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही दमदार शासकों में था। अगर मुगल बादशाहों की बात की जाए तो सबसे तेज तर्रार शासकों में औरंगजेब का नाम बहुत ऊपर आता है। तो जैसे ही औरंगजेब आया उसने क्या किया कि सभी जगहों पर 1.5% का जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक ऐसा टैक्स होता है, एक धार्मिक कर है ये, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। मुस्लिमों पर लगने वाला कर ज़कात होता है और गैर मुस्लिमों पर जो है वो जजिया कर लगाया जाता है। अब चूंकि किसी भी स्टेट की आमदनी उस समय मुख्य रूप से राजा द्वारा लगाए जाने वाला कर ही हुआ करती थी, तो ऐसी कंडीशन में जब वहाँ 1.5% जजिया लगा दिया और अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, कहाँ व्यापार कर रहे थे उस समय? पूर्व साइड में हुगली, कासिम बाजार, पटना, इन क्षेत्रों में अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। तो इन क्षेत्रों में जब जजिया लागू किया गया तो अंग्रेजों ने कहा, बोले भाई ये फालतू का टैक्स क्यों लगा रहे हो? हम सूरत में भी आपको जो आप मांग रहे हो वो अदा कर रहे हैं, मद्रास में तो हमारे कब्जे हैं ही, ठीक है। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में अंग्रेजों को उतना, मुगल बादशाहों का उतना डोमिनेंस कभी नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजों पर जब 1.5% का जो जजिया पश्चिम बंगाल वाले एरिया में लगाया गया तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जजिया देने से मना कर दिया। इस चीज़ को लेकर अंग्रेजों और मुगल सैनिकों के बीच तीखी झड़प हुई। स्टार्टिंग में मुगल सैनिक कम पड़े, अंग्रेज उन पर भारी पड़ गए और उन्होंने पीट पाट कर जो अंग्रेज सैनिक थे उनको भगा दिया वहाँ से। अंग्रेज सैनिकों पर भारी पड़ गए, सॉरी मुगल सैनिकों को उन्होंने भगा दिया। और जो मुगल सैनिक थे जब पिट पिटा के पहुँचे दरबार में, बोले जहाँ पना हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा, बोले वहाँ अंग्रेज जो है, हम जजिया कर वसूल करने गए थे, वहाँ अंग्रेज बैठे पड़े हैं, वो जजिया कर हमें दे ही नहीं रहे हो, बल्कि हमारे साथ उन्होंने तो मारपीट की है, हमारे तो मुंह तोड़ दिए। बोले अच्छा ऐसी बात है? तो औरंगजेब ने क्या किया कि तुरंत ही अपनी एक पलटन भेजी और उसने हुगली, पटना, कासिम बाजार और जहाँ कहीं भी अंग्रेज दिखे उसने वहाँ उनमें बहुत ढंग से उनकी मारपीट तोड़ के उन्हें बाहर फेंक दिया और इतना भयंकर कूटा अंग्रेजों को कि वो वहाँ से भागकर फुल्टा द्वीप पर उन्हें शरण लेनी पड़ी। एक सर हुआ करते थे प्रसारक, सर जॉन चाइल्ड। ये जॉन चाइल्ड नाम के ही चाइल्ड थे। इन्होंने क्या किया, जजिया कर देने से मना कर दिया। जहांगीर ने कहा, बोले आओ भाई चाइल्ड, अब आओ हमारी जेल में बैठो। तो इन्हें जॉन चाइल्ड को कहाँ जेल में बिठा दिया अंग्रेज ने। अंग्रेजों के जॉन चाइल्ड को जहांगीर ने जेल में बिठा दिया। अच्छा अब क्या होता है? तो भाई अंग्रेज सैनिक पहुंचते हैं किसके पास? जॉर्ज चार्नक के पास, ठीक है। अब जॉर्ज चार्नक से क्या बात होती है? बोले साहब जॉन चाइल्ड तो वहाँ बंदी बना लिए हैं। बोले क्यों बंदी बना लिए? बोले साहब वो टैक्स देने से मना कर रहे हैं। अरे बोले यार जंगल में रहकर मगरमच्छ से बैर, औरंगजेब यहाँ मुगल बादशाह और बहुत क्रूर शासक है, बहुत तेज तर्रार है, और तुमने उसे 1.5% जजिया देने में क्या दिक्कत है? 1.5% उसको जजिया दे दो और व्यापार करो, क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, लड़ाई करने आए हो? और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्टार्टिंग में अंग्रेज आए थे उनका मेन फोकस मसालों के व्यापार पर था, कपड़ों के व्यापार पर था, रेशम के व्यापार पर था, नील के व्यापार पर था। उनका काम मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो जॉर्ज चार्नक बहुत ही टैलेंटेड और योग्य व्यक्ति था। वो तुरंत ही घुटनों के बल अंग्रेज जो थे औरंगजेब के दरबार में पहुंच गया और बोले हुजूर हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, और आगे से हमारे जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने ये गलती करी है मैं सबका स्पष्टीकरण लूँगा, सबको सस्पेंड करूँगा, और जो हमारे राजा हैं उनसे भी उनके दरबार में भी मैं ये रिकमेंडेशन भेजूँगा कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई की जाए। ठीक है भाई, औरंगजेब बड़े बादशाह हुआ करते थे, बड़ा दिल था, उन्होंने कहा चलो ठीक है माफ़ किया, लेकिन जो तुमने हरकत की है उसके लिए तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा। उन्होंने 1.5 लाख रुपए का फ़ाइन अंग्रेज़ों पर लगाया और उनकी जो हुगली, कासिम, पटना बाज़ार वगैरह यहाँ पर जो कोठियाँ थीं, कासिम बाज़ार, पटना, हुगली, वो सारी वापस कर दी गई। अब क्या होता है? ठीक है अंग्रेज व्यापार करने लगते हैं, थोड़ा समय बीतता है। 1658 ईस्वी में
अजीम उस शाम नाम के एक सूबेदार होते हैं, वो अंग्रेजों को 3 गांव की सूबेदारी दे देते हैं। वो 3 गांव कौन कौन से थे? एक गांव था गोविंदपुर, एक था कालीकाता और तीसरा था सूतोनोती। इन तीनों गांवों की सूबेदारी मिल जाती है और किसे हैंड ओवर कर देते हैं? जॉब चार्नक को, जो बहुत ही योग्य मृदु स्वभाव वाला व्यक्ति था और टैक्टफुल व्यक्ति था। जब ये तीनों गांवों को जॉर्ज चार्नक को दे दिया जाता है तो जॉर्ज चार्नक कोलिकाता जो मिलता है कालीकाता, वहाँ अपना एक किला फोर्ट विलियम स्थापित करते हैं। 1700 ईस्वी में ये किला इस्टेब्लिश हो जाता है और इसी किला के इस्टेब्लिश होने के साथ जब वहाँ वो किला इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ रोजगार वगैरह क्रिएट करते हैं आसपास के क्षेत्र में, तो क्या होता है कि एक कोलकाता नगर अपने आप एक स्थापना के रूप में वहाँ पर डेवलप होता है। और अगर कहा जाए तो कोलकाता की स्थापना का श्रेय सर जॉर्ज चार्नक को इस तरीके से दिया जाता है। फोर्ट विलियम जो किला स्थापित किया था, वहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? तो चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1698 में अंग्रेजों ने कलकत्ता को इस्टेब्लिश कर लिया है। उससे पहले वो बम्बई को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इधर मद्रास को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, या रहा भारत का मैप, यहाँ मद्रास में इस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये इधर बम्बई में, और अब 1698 में इन्होंने कलकत्ता इस्टेब्लिश कर लिया। हुगली और गोविंदपुर, कलकत्ता, सूतनोती, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने कलकत्ता को अब ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब क्या होता है कि समय बीत रहा होता है और 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और अगर भारतीय मध्यकालीन इतिहास की बात की जाए तो औरंगजेब की मृत्यु भारतीय मध्यकालीन इतिहास के बाद जब हम आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ेंगे तो एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होती है। वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि सबसे जो ताकतवर बादशाह, अंतिम ताकतवर बादशाह अगर देखा जाए तो वो औरंगजेब ही था। उसके बाद कोई भी मुगल बादशाह उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा। और 1707 के बाद लगातार एक के बाद एक गद्दी पर बैठते हैं, हटते हैं, बैठते हैं, हटते हैं, बल्कि मुगल गद्दी कुछ समय के लिए एक खिलौना बन गई थी। ठीक है, वो किस तरीके से बन गई थी वो हम जो आगे की वीडियो बनाएंगे उनमें देखेंगे, क्योंकि मैं बेसिकली आपको अब यहाँ से एक हम फ्रेंच कंपनी के बारे में और पढ़ेंगे, डैन और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। डैन बहुत थोड़ा सा ही है, फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ज़रूर हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वरना उसके बाद आपको 1947 तक अंग्रेज़ों को ही पढ़ना है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब के बाद मृत्यु हो जाती है। 3-4 शासक बदलते हैं, अंग्रेज अपने व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 1713 ईस्वी अंग्रेजों के लिए एक और गोल्डन एरा बनकर आया। किस तरीके से गोल्डन एरा बन के आया? 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं फारुखशियार। तो मुगल बादशाह कौन है? फारुखशियार हैं। अब मुगल बादशाह जब फारुखशियार गद्दी पर बैठे थे तो कुछ समय बाद उन्हें एक फोड़ा हो जाता है भाई, और वो फोड़ा इतना भयंकर बीमारी का रूप तब्दील कर लेता है कि मुगल दरबार के जितने भी शाही वैद्य थे वो सारे उसका इलाज करने में असफल हो जाते हैं। उसी समय 1715 ईस्वी में एक 3 सदस्यीय दल सर जॉन सरमन के नेतृत्व में फारुखशियार के दरबार में पहुंचता है। उस 3 सदस्यीय दल में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, दूसरे थे एक ख्वाजा सैहुर। तो जो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन थे वो एक सर्जन हुआ करते थे। उन्होंने जब दरबार में पहुंचे, जो पर बिजनेस के लिए, व्यापारिक संबंध के लिए जो 3 सदस्यीय दल पहुंचा था, तो उसमें जब डॉक्टर हैमिल्टन थे तो उन्होंने पूछा, बोले राजा साहब क्या दिक्कत है, आप ऐसे परेशान मुद्रा में क्यों बैठे हो? बोले साहब ऐसे ऐसे ये फोड़ा हो गया है, शाही वैद्य बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये सही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो सर्जन हैं, आप अनुमति दें तो हम इसकी सर्जरी करते हैं। फारुखशियार ने कहा भाई मरने वाले तो हैं ही, बोले आप भी एक एफर्ट मार के देख लो। और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने उसकी सर्जरी करी और उसे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हुए। और फारुखशियार इतना इम्प्रेस हुआ उनसे कि उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया, और ये शाही फरमान आगे जाकर कई जगह मुगल साम्राज्य के पतन का भी कारण बनेगा। कई हम एंग्लो मराठा, एंग्लो कर्नाटक, एंग्लो जितने भी वार देखेंगे हैदराबाद के निजाम वगैरह से, वहाँ ये शाही फरमान जगह जगह दिखाया जाएगा और एक नई राजनीतिक गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी। इस शाही फरमान में क्या था? इस शाही फरमान के अंतर्गत जो फारुखशियार था उसने कहा कि आप मुझे 3000 रुपये वार्षिक दें, 3000 रुपये वार्षिक का टैक्स दें, और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सभी जगह फ्री ट्रेड करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि अगर आप 10,000 रुपये मुझे पे करेंगे तो आप सूरत में फ्री ट्रेड करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा बहुत अच्छे। तीसरा और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला फैसला था, बोले बम्बई स्थित जो आपकी टकसाल है उसमें चांदी और तांबे के जो सिक्के चल रहे हैं हम उन्हें मान्यता देते हैं। अब वो मान्यता देने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी मुगल शासन था वहाँ पर अंग्रेजों के ये सिक्के मान्य कर दिए। इससे पहले किसका डोमिनेंस चल रहा था? पैगोडा का। पैगोडा क्या है वो वीडियो आप देखेंगे वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने अंग्रेजों के चांदी और तांबे के सिक्के को अलाउ कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक ऑफर और दिया, भाई ये इतने इम्प्रेस थे इन्होंने सब धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, धुआं धुआं मतलब कि उनके आसपास वो जहां भी देख रहे थे उन्हें बिल्कुल शानदार नज़ारा दिख रहा था। उन्होंने कहा कि आप चाहें, आपकी अगर इच्छा हो जेंटलमैन्स, तो आप कलकत्ता के आसपास की जमीन को भी किराए पर ले सकते हैं। अब देखिए इतना प्रसन्न हुए, सूरत में टैक्स फ्री जो वहाँ मेन पोर्ट है, कलकत्ता में टैक्स फ्री, मद्रास में टैक्स फ्री, इधर ये यहाँ पर अब इनके जो टकसाल थे उन्हें भी इन्होंने वरीयता दे दी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस शाही फरमान ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की असीमित शक्ति दे दी और इस असीमित शक्ति के बाद कोई भी कंपनी यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी। इनके जो कंप्लीटली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, इन्होंने एक भारत में ना केवल व्यापारिक शक्ति बल्कि राजनीतिक शक्ति के रूप में इस्टेब्लिशमेंट कर लिया और 1947 तक भारत को जमकर लूटा, भारत की विशाल धन संपदा को लूटकर इंग्लैंड ले गए। ठीक है, तो ये हमारी वीडियोस में आगे कंटिन्यू करेंगे हम इस चीज़ को। फिलहाल अंग्रेज किस तरीके से आए, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपनी तीनों प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश की, ये इसकी कहानी थी। आगे हम भारत की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अब उन्होंने भाग लेना शुरू किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम फ्रांस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म जो मैं आपसे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी भाई? जब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने तो जो कंपनी भेजी थी उसका नाम था गवर्नमेंट एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये ईस्ट इंडिया कब बन गई? देखिए 1600 ईस्वी में जो कंपनी आई वो यही थी, द गवर्नमेंट एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसके बाद एक और अंग्रेज कंपनी व्यापार करने को आई, उसका नाम था न्यू कंपनी। इसके बाद विलियम थर्ड थे, उनकी भी एक कंपनी 1708 से पहले आई और 1708 में जो वहाँ के सम्राट हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, इन तीनों ही कंपनियों का आपस में विलय कर दिया और तीनों विलय होकर जो नाम आया वो आया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये कंपनी लगातार व्यापार करती रही और 1833 ईस्वी का जो एक्ट आया था उसमें इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया नाम से पुकारा गया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी कि ईस्ट इंडिया नाम कहाँ से आया। ठीक है, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया नाम कोई नहीं था, पहले आई गवर्नमेंट ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, एक न्यू कंपनी आई, एक विलियम थर्ड की कंपनी आई। ठीक है, इन तीनों कंपनियों का 1708 में विलय होता है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम से ये कंपनी व्यापार करती है। 1833 के एक्ट में इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया नाम दिया गया। तो ये तो थी अंग्रेजों की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को चाहें तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।